नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएमएडब्ल्यू क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये क्या होता है? इस बिल्डिंग में एक शील्ड होती है, घेरा बना लेता है, जहां पर हम वेल्डिंग करते हैं वहां पर एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग का यूज किया जाता है। ये भी एमएमएडब्ल्यू, ये भी आर्क वेल्डिंग ही है, लेकिन ये सब आर्क वेल्डिंग के अलग अलग रूप हैं जिस प्रकार से किया जाता है। एमएमएडब्ल्यू क्या होता है? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। जिस प्रकार एमएमएडब्ल्यू यूज हो रहा है उसी प्रकार एसएमएडब्ल्यू यूज हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है? वहां पर शील्ड बनाती है और यहाँ पर मैनुअल हाथ के द्वारा हम लोग इसका वेल्डिंग करते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग अथवा बेसिक आर्क वेल्डिंग। तो हम लोग इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग अथवा बेसिक आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले टूल्स एंड इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, टूल एंड इक्विपमेंट का जो लिस्ट है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या दोस्तों? पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या होता है? एसी ट्रांसफार्मर से प्राप्त करते हैं हम लोग पावर सोर्स जो है। उसके बाद आता है वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होल्डर केबल, दूसरा होता है अर्थिंग केबल। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? ये 400 एम्पियर कैपेसिटी वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर जो होगा वो 400 एम्पियर कैपेसिटी वाला होना चाहिए। और अर्थ क्लैंप जो होता है या उसको ग्राउंड क्लैंप बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों? उस पर कोडिंग किया होता है कि कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड किस पर्पज के लिए बनाया गया है और उसका क्या मतलब है। तो आपको कभी लिखा हुआ आता है कि E6013 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 जो है इसका एक मतलब है, कोड वर्क है, इसके अकॉर्डिंग ही हम वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का चयन हम वेल्डिंग कोड वर्क के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि E6013 E7018 E9016 तीन प्रकार से दे दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल। हमारा आता है पावर स्रोत। पावर सोर्स, जिसको पावर स्रोत बोलते हैं, उसको उष्मा स्रोत या पावर सोर्स। एसी ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर जो होता है इससे हम पावर स्रोत लेते हैं। और कैसा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर जो होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। वोल्टेज 440 से 90 तक अप डाउन हो सकता है, घटा बढ़ा सकते हैं। 90 से 100 वोल्ट सुरक्षित होता है। जो 90 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक होता है वो वेल्डिंग के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। उसमें हमें वेल्डिंग झटके लगते हैं या उससे खतरा कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? 90 से 100 वोल्ट जो होता है वो सुरक्षित होता है, ये स्टक नहीं करता। जॉब के साथ स्टक मतलब चिपकता नहीं है, जिससे सुरक्षापूर्वक इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। मैनुअल वेल्डिंग में कांस्टेंट करंट की सप्लाई की जरूरत होती है, एक समान वेल्डिंग करंट की सप्लाई की जरूरत होती है। जब हम लोग मैनुअल वेल्डिंग करते हैं उसमें हम लोग क्या होता है, जो भी करंट सप्लाई होगा एक समान होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए मैनुअल वेल्डिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों, मशीन अधिकतम 300 से 400 एम्पियर तक करंट बढ़ा सकती है। जो मशीन होती है वो क्या करेगी? वो 300 से 400 एम्पियर तक करंट बढ़ा सकती है। ये किसके बारे में है? ये एसी ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट है वेल्डिंग, वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल क्या होता है? वेल्डिंग केबल आपको पता है, वेल्डिंग केबल जो है केबल कापर का बना होना चाहिए, इसका व्यास 20 mm होना चाहिए। वेल्डिंग केबल को हमेशा कापर का बना हुआ यूज करना चाहिए, जो कापर का वायर हो उसमें उसे वेल्डिंग केबल में यूज करना चाहिए। और उसका जो वायर का व्यास है वो 20 mm होना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है, इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करके वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये 400 एम्पियर कैपेसिटी वाला होना चाहिए। ये क्या करता है? ये 400 एम्पियर कैपेसिटी वाला होना चाहिए, जिससे हम होल्डर को, इलेक्ट्रोड को होल्डर में होल्ड कर सकें। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, डियर स्टूडेंट्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन से माध्यम से आपको हम बताते हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड किस प्रकार का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे E6013 दिया था यहाँ पे, E6013। तो E6013 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं। ई मतलब होता है जो ये
इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोड को। ई मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड। ई का मतलब इलेक्ट्रोड होता है। 60 जो होता है 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आ जाएगा हमारा 60,000 PSI। PSI एक प्रेशर वाला जो है, लोडिंग क्षमता जो है, वेल्डिंग कंस्टिलेशन बोलते हैं इसको PSI। वेल्डिंग लोड कैपेसिटी ये इतनी आ जाती है हमारी, कितनी? 60,000 PSI वेल्डिंग लोड कैपेसिटी है ये। उसके बाद आता है 1, सिंगल डिजिट 1 जो है, 1 दिख रहा होगा। 1 क्या डिनोट करता है? ऑल पोजीशन वेल्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो 1 डिनोट कर रहा है वो ऑल पोजीशन वेल्डिंग, मतलब सभी पोजीशन वेल्डिंग को डिनोट कर रहा है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? DH मतलब क्या होता है? डाउन हेड। डाउन मतलब नीचे की ओर वेल्डिंग करते हैं, उसे डाउन हेड बोलते हैं। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स OH मतलब क्या होता है? ओवरहेड, मतलब लेट करके हम सर के ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? OH, ओवरहेड वेल्डिंग। उसके बाद आता है वर्टिकल पोजीशन क्या होता है? हमें वर्टिकल पोजीशन में ऐसे वेल्डिंग करते हुए जाना है, आना है नीचे। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार UP होता है। BP वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद आता है HP क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हमें वेल्डिंग ऐसे करते ऐसे चले जाना है, एक लाइन में सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टल में करना है, क्षैतिज रेखा में करना है। और BP मतलब होता है वर्टिकल पोजीशन, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा में करना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पर दिशा से मतलब है वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग जो होता है दिशाएं इंडिकेट कर रही हैं। ये डिनोट कर रहा है किसको? दिशा को डिनोट कर रहा है कि किस दिशा में हमें वेल्डिंग करना है। जो थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर क्या डिनोट कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर फ्लक्स कंटेंट बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में अब कई बार पूछ रहा है, एडवांस क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर, जिससे क्या होता है? आपको वेल्डिंग थ्योरी को और थोड़ा हार्ड बनाना चाह रहा है, जिससे स्टूडेंट को उसमें फंसाया जा सके। बट आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। हम पूरा डिस्कस करेंगे सही तरीके से, बिल्कुल क्लियर कंटेंट के साथ। हम आपके लिए जो भी नोट्स लाए हैं एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तीसरा क्या है? फ्लक्स कंटेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 0 से लेके 8 तक नंबर जो होता है वो फ्लक्स कंटेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लक्स कंटेंट 0 to 8। 0 से 8 तक होता है फ्लक्स कंटेंट। 0 मीन्स क्या होता है? हाई सेलुलोज सोडियम। अगर जब 0 है तो हाई सेलुलोज सोडियम हो जाएगा। 1 है तो हाई सेलुलोज पोटेशियम। 2 है तो हाई टिटेनिया सोडियम। 3 है हाई टिटेनिया पोटेशियम। 4 आयरन पाउडर टिटेनिया। अगर 5 है लो हाइड्रोजन सोडियम। 6 है लो हाइड्रोजन पोटेशियम। 7 है लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर। 8 है हाई आयरन ऑक्साइड आयरन पाउडर। इतने प्रकार से 0 से लेके 8 तक होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या क्या यूज होता है? इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है, फर्स्ट हमने लिया है E6013। E6013 इसका उपयोग स्टील, फर्नीचर, स्टोरेज टैंक, बस और ट्रक की बॉडी, गेट, ग्रिल, रिपेयर वर्कपीस तथा सामान्य कार्यों में आदि किया जाता है। फिर सेकंड आता है, सेकंड क्या है? E7018। E7018 में जो है इसमें हैवी ब्रिज, डैम मतलब बोलते हैं बांध, जो कि नदी के किनारे या नहर के किनारे बना होता है। शिप यार्ड में, हैवी टैंक में, बैगन जो रेलवे वगैरह से होता है, हैवी क्रेन, रेलवे बोगी जो डिब्बे बने होते हैं रेलवे कोच, उसको बनाने के लिए क्रैंक शाफ्ट, अर्थ मूविंग मशीनरी, हाई प्रेशर पाइप, रिफाइनरी, फर्नेस बेसल्स, रिफाइनरी नहीं फर्नेस रहेगा, फर्नेस बेसल्स। बेसल्स क्या होता है? ये मशीनी पार्ट होते हैं जिनको बेसल्स बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है E9016। E9016 इसमें केमिकल प्लांट में यूज करते हैं, रिफाइनरी प्लांट में यूज करते हैं, स्टीम पाइप में करते हैं, अधिक तापमान पर करते हैं, जो कि अधिकतम तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉयलर में भी इसका यूज करते हैं। इसका E9016 का ये थर्ड नंबर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं। यह एक धातु का टुकड़ा होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पता है। यह रॉड या वायर के आकार का होता है। इसकी बॉडी पर फ्लक्स की कोटिंग होती है। यह इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट ले जाती है। ये नंगी बेयर या फ्लक्स कोटेड होती है। बेयर इलेक्ट्रोड बिना फ्लक्स के उपयोग कम करते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रोड की लंबाई 250 से 300, 350 से 400, 450 तक होती है। यह कह सकते हैं कि 250 से लेकर 450 तक 50 mm के अंतर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों करंट के आधार पर। ये करंट के आधार पर बात करें इलेक्ट्रोड की, तो एसी और डीसी दोनों के आधार पर पाए जाते हैं। करंट बेसिस इलेक्ट्रोड, पोलैरिटी के आधार पर, पोलैरिटी बेसिस इलेक्ट्रोड, इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। पोलैरिटी बेसिस में ये क्या होता है, रिवर्स और स्ट्रेट। ये पोलैरिटी क्या होता है, करंट की बहने की दिशा होती है, तो इसको स्ट्रेट या रिवर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेटल्स के आधार पर। मेटल्स के आधार पर क्या होता है, मेटल्स बेसिस। फर्स्ट है इसमें ए नंबर माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड। माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड जो है उसके आधार पर पाया जाता है। लो अलाय स्टील टेंसाइल इलेक्ट्रोड, इसके आधार पर पाया जाता है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, इसके आधार पर पाया जाता है। चौथा है आपका कास्ट आयरन मशीनेबल, इसके आधार पर इलेक्ट्रोड मिलता है। और पांचवा है कास्ट आयरन नॉन मशीनेबल, इसके आधार पर भी मिलता है। छठा है इसमें हार्ड और फेसिंग इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद है नॉन फेरस मेटल इलेक्ट्रोड। उसके बाद है जो नॉन फेरस इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि जो होता है नॉन फेरस मेटल में ये कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, जैसा कि आपको मालूम है। और इसके अलाय, इसका अलाय कौन सा होता है, जैसे कि इसका अलाय क्या होता है, पीतल। पीतल क्या है, तो अलाय है किसका, कॉपर जिंक का। तो कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, अलाय, इट्स इत्यादि। नेक्स्ट है फ्लक्स की कोटिंग के कार्य। फ्लक्स की कोटिंग के कार्य के अनुसार यह आर्क चारों तरफ गैस की शील्ड बनाती है। क्या करती है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो वेल्डिंग बीड बनता है उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन उसमें प्रवेश न कर पाए और वेल्ड अच्छा और मजबूत बने। इससे हर प्रकार की पोजीशन वेल्डिंग की जा सकती है। आप जो भी मैंने बताया डीबी, और डीबी मतलब क्या होता है, जो भी हमने आपको बताया है अभी, ओवरहेड और डाउन हेड और वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इतने प्रकार की जो भी हम पोजीशन से वेल्डिंग करते हैं, सभी पोजीशन की वेल्डिंग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड से की जा सकती है। इसके उपयोग से बीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके उपयोग करने से बीड को हम अपने इच्छा अनुसार या ड्राइंग के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। नोट एक इंपॉर्टेंट करके है, इसको नोट कर लीजिएगा। नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड द्वारा की गई वेल्डिंग में पोरोसिटी का दोष आता है। पोरोसिटी क्या है, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, पोरोसिटी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, पोरोसिटी जो होता है वो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक बीड बनती है, और बीड जो बनती है, वेल्डिंग जो ऊंचे ऊंचे उभार आते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसको बीड बोलते हैं। और बीड ऐसे ही बनते हैं। बीड मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे 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 करके बीड बनते हैं, ऐसे। तो एक प्रकार की ये लाइन है वो बीड बनती है। तो बीड बनती कैसे है, तो देखोगे तो यहां बीड जो बनी हुई है ऐसे, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ बिल्डिंग किया है हमने, तो बिल्डिंग में क्या बना है, यहाँ पे बीड बन गई है। तो बीड आपको दिखाई दे रहा हो, ये बीड बनी क्यों है, और बनी है बीड तो इसको बनी इसलिए है कि हम यहाँ पर वेल्डिंग की गई है, इसीलिए बीड बनी हुई है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ बताया आपको पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी क्या होता है, जब वेल्डिंग का बीड बनता है उसके बीच में क्या होते हैं, होल आ जाते हैं। यहीं पर होल होते हैं, गैप आ जाते हैं। जो होल होते हैं उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं, जिससे हमारा वेल्डिंग बीड खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करना है। नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड को प्रोन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। प्रोन, ऐसे लिख दो, हिंदी में लिख लो, प्रोन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड को सुखाने के लिए ड्राइंग ओवन में कुछ समय के लिए रखा जाता है। जब हम इलेक्ट्रोड को तैयार करते हैं तो वो नमी होती है उसमें, उसको सुखाने के लिए एक ड्राइंग ओवन करके आप मशीन बोल सकते हो या स्टोरेज
टैंक बोल सकते हो। वहां पर हम क्या स्टोरेज करके जो होता है इलेक्ट्रोड स्टोरेज बोल सकते हो। उसमें इसका नाम दिया गया है ड्राइंग ओवन। ड्राइंग मतलब सुखाना, ओवन मतलब उसी में उसका नाम है। इसी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को सुखाते हैं। मैं दिखा दूंगा, इसको बताऊंगा। जोड़ के प्रकार क्या, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट के आधार पर कितने प्रकार जोड़ होते हैं। लैप ज्वाइंट नंबर 1। लैप ज्वाइंट भी सिंगल फ्लैट लैप ज्वाइंट होता है और डबल फ्लैट लैप ज्वाइंट होता है। फिर आता है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसमें एज के आधार पर हम बट ज्वाइंट करते हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है, स्क्वायर एज। स्क्वायर एज इसके आधार पर हम वेल्डिंग करते हैं। सिंगल बी इसके आधार पे, डबल बी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे। इतने प्रकार के जो हमारे एज बनते हैं, एज प्रिपरेशन। एज क्या होता है, एज जिसे वेल्डिंग करते नहीं है दोस्तों, ऐसे वेल्डिंग करते हैं। अगर 2 पार्ट है, 2 वर्क पीस है, 2 वर्क पीस है तो क्या करते हैं हम, दो यहां से थोड़ा ऐसे क्या करते हैं, एक सिंगल बी बना लेते हैं। ये 2 पीस है, देखो 2 पीस है, यहां सिंगल बी बना लिए और चाहे तो इस पे डबल बी बना सकते हैं। इसी प्रकार सिंगल यू बना सकते हैं, डबल यू बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लैश कॉर्नर ज्वाइंट करते हैं, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट करते हैं और थर्ड फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट बनाते हैं। 4th नंबर आता है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट में भी 4 प्रकार से 5 प्रकार से करते हैं। प्लेन टी ज्वाइंट, सिंगल बेवल टी ज्वाइंट, डबल बेवल टी ज्वाइंट, सिंगल जे टी ज्वाइंट, डबल जे टी ज्वाइंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। यहाँ से आपको जो थ्योरी पढ़ रहे हो ये सब कुछ क्लियर करा देंगे हम। थ्योरी क्लियर कराने के बाद तभी एमसीक्यू लेके आएंगे। पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है वेल्डिंग बीड। तो वेल्डिंग बीड में जो बात चल रही थी कि वेल्डिंग बीड है क्या, तो वेल्डिंग बीड देख रहे हो आप दोस्तों, मैंने आपको चित्र बना के, ग्राफ बना के दिखा दिया है कि वेल्डिंग बीड है क्या। तो वेल्डिंग बीड जो होती है वो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट। कॉनकेव क्या होती है, अवतल। अवतल जानते हो, जो कि अवतल आपने देखा होगा इस तरह क्या होता है, ये अवतल हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, उत्तल हो गया और ये स्ट्रेट हो गया। तो हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट। कॉनकेव मतलब होता है अवतल, कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। तो हम अवतल, उत्तल और सीधा 3 प्रकार से हम बीड बनाते हैं। बीड बनता है 3 प्रकार का। उसके बाद आता है वक्रता, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है दोस्तों, डिस्टॉर्शन एक तनाव के कारण उसमें क्या होता है, अवतल, उत्तल या कॉन्वेक्स इस प्रकार का हमारा वर्कपीस हो जाता है। वर्कपीस छोटा भी हो जाता है। वर्कपीस पर वेल्डिंग करने पर कुछ विरूपण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके निम्न कारण हैं। कारण क्या है दोस्तों, जोड़ के हिस्से को एक समान क्रम न करना, ये भी एक कारण है। जोड़ ठीक क्रम अनुसार पूरा न करना, ये भी डिस्टॉर्शन का एक कारण हो सकता है। जोड़ को ठीक प्रकार से टैकिंग न करना दोस्तों, ये भी एक कारण हो सकता है। वेल्डिंग करने का तरीका सही ना होना, ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पर टैकिंग क्यों करते हैं, टैकिंग तो आपने देखा होगा, अगर 2 वर्कपीस है तो एक लास्ट में, एक इधर लास्ट में, दोनों अपोजिट लास्ट में करना और एक बीच में टैकिंग कर देना। टैकिंग करने के बाद जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो बीड होती है बिल्कुल क्लियर बनती है। उसके बाद हमारा जो वर्कपीस होता है बिल्कुल हमारे ड्राइंग अनुसार एकदम फ्लैट और सीधा होता है। टाइप्स इसके लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन और एंगुलर डिस्टॉर्शन। एंगुलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके बाद हमारा ऐसे हो जाता है, मतलब किसी 90 डिग्री से किसी एंगल में हो जाता है या ऐसे हो जाता है। वेल्डिंग करने के बाद हमारा 2 वर्कपीस है, एक इस तरह एक इस तरह, लेकिन होता कैसे है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो डिस्टॉर्शन के कारण या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा, कुल मिला के किसी एंगल में कट जाता है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से काफी क्वेश्चन निकलता रहता है एग्जाम में, और जो भी क्वेश्चन बनाता है वो भी बिल्कुल कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑक्सी स्टीम गैस वेल्डिंग, इसके बारे में जानते हैं।
इसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ऑक्सी एसिटिलीन अगर गैस वेल्डिंग का नाम आता है तो वहां ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त प्रमुख औजारों की सूची जान लेते हैं, इसके बाद और आगे अध्ययन करेंगे। नंबर 1 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरा जाता है। नंबर 2 एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें एसिटिलीन गैस भरी होती है। नंबर 3 एसिटिलीन जनरेटर, इसमें क्या करते हैं कैल्शियम कार्बाइड को पानी से मिला के इसमें क्या करते हैं वो गैस निकालते हैं, एसिटिलीन गैस बनाते हैं। सेफ्टी वाल्व जो कि सिलेंडर के ऊपर लगा होता है। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व या वाटर मशीन, ये भी उसी में लगा होता है। गैस प्यूरीफायर, गैस प्यूरीफायर जो है इसकी आवश्यकता हमें गैस वेल्डिंग मशीन में होता है। 7 नंबर है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है? ये प्रेशर गेज लगा होता है, ये बताता है कि हमारी गैस कितने प्रेशर पे वर्क कर रही है। उसका होता है हाउस पाइप, जिसके माध्यम से गैस निकलती है। ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च, जो पॉइंट होता है जहां से गैस जलती है उसको ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रॉली। ट्रॉली क्या होता है? गैस सिलेंडर को ले जाने के लिए, लाने के लिए हम एक ट्रॉली का यूज करते हैं, वही ट्रॉली यहाँ पर दी गई है। 11 नंबर है टॉर्च लाइटर। टॉर्च लाइटर क्या करता है? इससे हम करंट जो होता है टॉर्च लाइटर से हम जलाते हैं टिप को, से ब्लो पाइप वाली जो होती है उस टिप को जलाते हैं टॉर्च लाइटर के माध्यम से। यह सुलगती हुई रस्सी से आप जला सकते हैं। यदि हम दिए से जलाएं या दिया सलाई से किसी से जलाते हैं तो उससे क्या होता है? आग लगने बैक फायर का ज्यादा खतरा रहता है। 12 नंबर है वेल्डिंग टेबल। वेल्डिंग टेबल जो होता है उस पर क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग टेबल पे वेल्डिंग ऐनक, ये बोलते हैं वेल्डिंग गॉगल्स, जो कि आंखों में लगाने के लिए होता है। डार्क स्क्रीन होती है इसकी। 14 नंबर है एप्रन तथा दस्ताने। एप्रन क्या होता है? बॉडी को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं, और दस्ताने क्या होता है? वो हाथ की सुरक्षा के लिए होता है। तार ब्रश, वायर ब्रश क्या होता है? वेल्डिंग को साफ करने के लिए। वेल्डर रॉड, फिलर रॉड जो होता है, फिलर रॉड इसमें यूज करते हैं। ठीक है। 17 नंबर है चाबियां तथा संडासी। चाबियां तथा संडासी मतलब क्या होता है? स्पैनर, एंड्स, टोंग्स आदि। फिर नंबर आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर एक क्वेश्चन निकलता है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये अलाय स्टील का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी ऑनलाइन टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक में, ऑनलाइन सब भी देखते चलो, ध्यानपूर्वक कॉपी पेन ले लो और नोट करते चलो। ये अलाय स्टील का बना होता है, ये काले रंग का होता है। स्टील सिलेंडर की अपेक्षा ये लंबाई में अधिक और व्यास में कम होता है। इसके आउटलेट वाल्व में राइट हैंड थ्रेड कटिंग होती है। राइट हैंड थ्रेड मतलब दाएं हाथ की चूड़ी, दाएं हाथ की चूड़ी कटी होती है। ये क्वेश्चन बहुत उठाता है यहाँ से। आउटलेट के ऊपर ऑक्सीजन रेगुलेटर फिट किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन जो होता है रेगुलेटर वो कहाँ पर फिट किया होता है, तो वो आउटलेट के ऊपर फिट किया होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल आता है। गैस भंडारण की क्षमता 7 घन मीटर होती है, 7 क्यूब मीटर होती है। दबाव प्रेशर क्या होता है? 120 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। 120 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर से 150 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव होता है, प्रेशर होता है। फिर अगला आता है नेक्स्ट एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एसिटिलीन सिलेंडर में इसके आउटलेट वाल पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, जो कि बोलते हैं बाएं हाथ की चूड़ी। बाएं हाथ की चूड़ी कटी होती है किस पे? एसिटिलीन पे। जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन सिलेंडर पे क्या कटा होता है? उस पर राइट हैंड थ्रेड मतलब दाएं हाथ की चूड़ी कटी होती है। ये गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है, नोट करने वाली बात है। यहां पर इस लाइन को देखिए ध्यानपूर्वक, ये गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है। कौन सी? एसिटिलीन गैस। ये 20 डिग्री सेल्सियस 15 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर भरा जाता है। इस पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर भरा जाता है। ये मैरून रंग का होता है, मैरून, जो कि गाढ़ा लाल बोलते हैं उसको, मैरून कलर का होता है। ये गैस के कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त करते हैं। इससे जो गैस होता है, गैस कैल्शियम कार्बाइड होता है, उस पर क्या करते हैं? पानी को डालते हैं तो क्या होता है? वो एसिटिलीन जनरेटर से क्या निकलता है? हमारा ये गैस निकलता है। कौन सा? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर। रेगुलेटर की डियर फ्रेंड्स क्या होता है रेगुलेटर में? इससे गैस प्रेशर और पाइप के गैस को नियंत्रित किया जाता है। सिलेंडर की वाल्व को जो थोड़ा सा खोल करके बंद करने को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग, क्रैकिंग कहते हैं। उसके बाद आता है
हॉज पाइप। हॉज पाइप क्या होता है? ये विशेष प्रकार की पाइप है जिसका काम गैस को ब्लो पाइप तक पहुंचाना होता है। इसका पर्पज इतना ही होता है। इनका साइज इनके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। जो हॉज पाइप होता है उनका जो व्यास लेते हैं उसके अंदरूनी डायमीटर से लिया जाता है। उसका होता है हॉज प्रोटेक्टर। हॉज प्रोटेक्टर क्या होता है? इसमें नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, एनआरबी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। उसका होता है ट्रॉली। ट्रॉली क्या करते हैं? सिलेंडर को लाने और ले जाने में के लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में करते हैं। उसके बाद आता है टार्च लाइटर। टार्च लाइटर काम क्या होता है? दोस्तों आपको मालूम चाहिए, जो टार्च लाइटर का काम होता है जलाने के लिए, फ्लेम को जलाने के लिए गैस के मिश्रण को टिप पर ले जमाने में प्रयोग होता है किसका? टार्च लाइटर का। नोट, वेल्डिंग करते समय नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर वाल्व की को सिलेंडर में लगे रहना देना चाहिए। मतलब जो सिलेंडर की है उसको आपको बाहर कहीं नहीं रखना है, सिलेंडर में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति में उससे सिलेंडर को बंद किया जा सकता है। उसके बाद आता है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस। इसमें कौन कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कोल गैस। 4 प्रकार गैसें प्रयुक्त होती हैं। और गैस फ्लेम कौन कौन सा होता है जान लीजिए। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन से अगर मिला के बनता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, गैस फ्लेम। ऑक्सीजन प्लस एलपीजी से ऑक्सी एलपीजी फ्लेम। ऑक्सीजन प्लस कोल से ऑक्सी कोल गैस फ्लेम। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। इसके बाद आता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर था, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इसका प्रयोग नॉन फेरस वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है। प्रयोग स्टील कटिंग, गाउजिंग, ब्रेजिंग, ब्रॉन्ज वेल्डिंग, मेटल स्प्रेइंग और पाउडर स्प्रेइंग के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप केयरफुली इसको नोट्स बनाते चलो। फ्लेम तापमान, फ्लेम का तापमान जो है इसमें कितना रहता है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। CNO आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा दोस्तों कि CNO है क्या? तो CNO ये है, C मतलब कार्बोराइजिंग, N मतलब न्यूट्रल, O मतलब ऑक्सीडाइजिंग। तो कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर 3100, न्यूट्रल का 3200, ऑक्सीडाइजिंग का 3300। CNO मैंने CNO इसलिए लिखा है आपको याद हो जाएगा। CNO 31, 32, 33, CNO 31, 32, 33 माइंड में क्लिक कर गया। आपके माइंड में ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहोगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद आता है एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम क्या होता है? इसका तापमान जो होता है 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, इसका भी तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम, तापमान इसका जो होता है 2400 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका जाता है ऑक्सी प्रोपेन गैस, तापमान जो होता है 2450 से 2775 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बराबर नोट करते चलिए, तभी आपको याद रहेगा, अन्यथा आप 1-2 दिन के बाद भूल जाएंगे। और नोट्स बनाएंगे तो आपके माइंड में क्लिक करता रहेगा और अपडेट रहेगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस के मुख्य भाग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 भीतरी कोण, नंबर 2 अंदरूनी भीतरी कोण, मध्यम कोण और बाहरी कोण। तो भीतरी कोण पढ़ते हैं। भीतरी कोण या एक सफेद चमकीली लौह है, भीतरी कोण या एक सफेद चमकीली लौह है। इसका तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे ब्रिलियंट कंबसन जोन बोलते हैं। क्या? ब्रिलियंट कंबसन जोन। जी दोस्तों इसको नोट कर लो। उसके बाद सेकंड है मध्य भाग, जो बीच का भाग होता है फ्लेम का, उसका तापमान 2090 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है बाहरी भाग। बाहरी भाग ये वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। बाहरी भाग क्या होता है? वायु के संपर्क में आती है और वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद आता है धातु और फ्लेम। इसमें तापमान जान लीजिए, बाहरी भाग का तापमान जो होता है 1260 डिग्री सेल्सियस से 2100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है धातु और फ्लेम। धातु फ्लेम में आता है 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं, हमने बताया आपको, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। तो न्यूट्रल फ्लेम में किस किस मेटेरियल की वेल्डिंग करते हैं? इससे न्यूट्रल फ्लेम से माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करते हैं, एल्युमिनियम की, कॉपर की, कास्ट आयरन की और स्टेनलेस स्टील की। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग से, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से पीतल की वेल्डिंग की जाती है। और थर्ड है
कार्बोलाइजिंग से स्टेलाइट की। तो दोस्तों आज का बिल्डिंग पार्ट 3 आपको कैसा लगा? आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में देना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आप लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे, ऊर्जा मिलती रहे और इसी ऊर्जा के साथ मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बढ़िया से क्लियर कराता चलता रहूंगा। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, बट आपको अपडेट रहना है। सारी वीडियो को केयरफुली आराम से वॉच करना है। यदि किसी को लगता है मैं धीमा पढ़ा रहा हूं तो आप जाके स्पीड वहां से 1.25 या 1.5 कर सकते हो, उससे देख सकते हैं। दोस्तों ये अभी थ्योरी चला रहा हूं, थ्योरी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। थ्योरी के बाद क्लियर कराने के बाद ही एमसीक्यू क्वेश्चन पे विचार किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।